प्रिय विद्यार्थी, बीए पार्ट 3 पेपर सेकंड विश्व का इतिहास में आपके पहला लेसन चल रहा था पुनर्जागरण, जिसकी कुछ क्लासें हुई थी। इसके बारे में पुनर्जागरण की कुछ प्रारंभिक जानकारियां, पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति, साहित्य के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में का अपन ने अध्ययन कर लिया। नेक्स्ट है पुनर्जागरण की जो अभिव्यक्ति है वो है विज्ञान के क्षेत्र। पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में कहा जाता है कि सबसे बड़ी देन मानी जाती है पुनर्जागरण की वैज्ञानिक क्षेत्र में, और बताया जाता है कि पुनर्जागरण से पहले यह कंडीशन थी कि धर्म व चर्च का प्रभाव लोगों पर ज्यादा था। लोग डरे हुए थे, यानी धर्म और चर्च के व्यक्तियों द्वारा, धार्मिक व्यक्ति व चर्च के व्यक्तियों द्वारा जो बातें कही जाती थी वही बातें सही मानी जाती थी, और जो प्राचीन ज्ञान चला रहा था उनमें इन लोगों ने अपने हिसाब से परिवर्तन ला दिया और वही चीज लोगों को कहने लगे कि यह सत्य है। जादू टोना अंधविश्वास आदि को सत्य माना जाने लगा। कोई विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि विरोध करे तो इनका डर, यानी पुनर्जागरण से पहले सब कुछ धर्म व चर्च के पदाधिकारियों के अनुसार ही चल रहा था। लेकिन कहा जाता है कि पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण, जो इसी इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ हुआ, इसके प्रभाव के कारण कुछ वैज्ञानिक सोच वाले जो व्यक्ति थे वो अब इन चीजों को मानने नहीं लगे। उनके कहने के अनुसार, उनकी जो सोच थी उनके अनुसार, भाई हम किसी भी तथ्य को तब तक स्वीकार नहीं करेंगे जब तक उसका निरीक्षण, अन्वेषण, जांच और परीक्षण नहीं कर लेंगे। तो क्या था, विज्ञान क्षेत्र में निरीक्षण, अन्वेषण, जांच व परीक्षण, इस पर बल दिया जाने लगा पुनर्जागरण के प्रभाव के कारण। और कहा जाता है कि इसी वजह से पुनर्जागरण का जो प्रभाव पड़ा विज्ञान के क्षेत्र में, एक वैज्ञानिक क्रांति मानी जाती है। और कहा जाता है कि विज्ञान के क्षेत्र में जो उन्नति हुई, जो तरक्की हुई, वो पुनर्जागरण की सबसे बड़ी देन है, जिसने संपूर्ण मानव जाति को अंधविश्वास व मिथ्या विश्वास यानी गलत विश्वास से मुक्त करके स्वतंत्र चिंतन के द्वार खोल दिए। तो ये था पुनर्जागरण का प्रभाव विज्ञान के क्षेत्र में। और विज्ञान के क्षेत्र में कई वैज्ञानिकों ने कई खोजें की, कई आविष्कार किए, जिसका वर्णन ही इस टॉपिक में हम लोग करेंगे। जैसे पहला, रोजर बेकन। रोजर बेकन के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने सामान्य सूक्ष्मदर्शी का निर्माण किया, जिससे दूर की चीजें नजदीक दिखाई देती थी, जिसकी वजह से कहा जाता है कि एक नई क्रांति आई थी। इसके अलावा इन्होंने कई सिद्धांत दिए, इस सामान्य सूक्ष्मदर्शी के अलावा भी कई सिद्धांत दिए, जिसकी वजह से जो अगली पीढ़ी के वैज्ञानिक थे उनके लिए इस क्षेत्र में रहा आसान हो गई। यानी इन्हीं वैज्ञानिक के द्वारा दिए गए सिद्धांतों के आधार पर कई और नई चीजों का आविष्कार हुआ। तो सर्वप्रथम नाम रोजर बेकर का। नेक्स्ट है टोल्मी। इनकी एक पुस्तक थी जियोग्राफी, भूगोल, यूनान के थे। और कहा जाता है कि टोल्मी ने कहा था सूर्य, चांद, तारे सब पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा कौन करते हैं? सूर्य, चांद,
तारे। यह भी एक पहली बार लोगों को यह पता चला भी वास्तव में ऐसा भी होता है क्या। इसके बाद थे कोपरनिकस, जो कि इटली के थे। इन्होंने क्या कह दिया, इन्होंने एक नई परिभाषा व्यक्त की इस ग्रह नक्षत्रों के बारे में कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसे अन्य ग्रह नक्षत्र परिक्रमा करते हैं वैसे ही पृथ्वी भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अब पहले ये चीज सामने आई तो अब लोगों को इस पर विश्वास नहीं हुआ कोपरनिकस की बात पर, वास्तव में ऐसा है क्या। इसके बाद कहा जाता है वाद विवाद होने लगा। इसी के बाद कहा जाता है कि ब्रूनो, जो कि इटली के थे, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भी इसी बात का किस बात का, इसी बात का समर्थन किया कि हाँ कोपरनिकस जी ने कहा वो सही है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, ना कि सूर्य चंद्रमा तारे पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। तो अब इस बात को पोप वगैरह जो चर्च के अधिकारी थे वो हजम नहीं कर पाए और उन्होंने, पोप ने आदेश दिया कि विचारों का प्रचार बंद करें। और विचारों का प्रचार जब बंद नहीं किया तो पोप के आदेशों से जो कोई विज्ञान था ब्रूनो इटली का, इसे मृत्युदंड दे दिया। इस प्रकार इसकी यह जो आवाज थी वो शांत हो गई। इसके पश्चात केपलर, जो कि जर्मनी के थे, इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया। दूरबीन का आविष्कार किया और इसके अलावा कहा जाता है कि इन्होंने क्या किया, इसी सिद्धांत का समर्थन किया और अपने विचारों का प्रचार करने लगे कि भाई पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब पोप ने कहा कि भाई आप शांत हो जाइए, इसको ज्यादा तूल मत दीजिए, यह गलत है। तो बाद में कहा जाता है कि पोप के आदेश पर इन्होंने अपने विचारों का प्रसार रोक दिया, यानी अब ये बात कहना इन्होंने बंद कर दिया। भय था पोप का। और कहा जाता है कि इसके अलावा इन्होंने एक और सिद्धांत प्रचलन में किया कि भारी व हल्की चीजें एक साथ ही गति से धरती पर गिरती है। क्या भारी व हल्की वस्तुएं, चीजें एक गति से धरती पर गिरती है। इसे एक सिद्धांत का नाम भी दिया था लटकन का सिद्धांत। एक तो इस बात का सिद्धांत दिया, इसके अलावा पेंडुलम के नियमों की भी इन्होंने खोज की। पेंडुलम के नियमों की भी इन वैज्ञानिक ने खोज की और इसी वजह से कहा जाता है कि दीवार घड़ियों का निर्माण आसानी से होने लगा। ये देखती नहीं। इसके पश्चात नेक्स्ट है न्यूटन। न्यूटन जिनका पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। न्यूटन जी ने, जो कि प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे, इन्होंने एक सिद्धांत दिया था और हो सकता है वो आपको भी याद हो, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दिया।
ऊपर से जो चीजें नीचे गिरती है वो एक गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण ही गिरती है। इसके अलावा वान हेलमांट ये भी प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे। इन्होंने CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण किया कि किस प्रकार यह बनती, इनके बारे में लोगों को अवगत कराया। इसके पश्चात है वेसेलियस, जिन्होंने मानव शरीर की बनावट पर एक पुस्तक लिखी। वेसेलियस क्या क्या इन्होंने मानव शरीर की बनावट किस प्रकार की होती है उसको लेकर एक पुस्तक लिखी और कहा जाता है कि इसी पुस्तक के कारण जो आगामी वैज्ञानिक थे उनको कई चीजें समझने में आसानी हुई और ज्यादा से ज्यादा जानकारियां मानव शरीर के बारे में वैज्ञानिकों को प्राप्त हुई। इसके अलावा है विलियम हार्वे। विलियम हार्वे के बारे में कहा जाता है कि इन्होंने एक सिद्धांत दिया कि हृदय रक्त को धमनियों के द्वारा सारे शरीर में फेंकता है। क्या दिया? हृदय रक्त को धमनियों के द्वारा सारे शरीर में फैलाता है या फेंकता है। इससे लोगों को और जानकारी मिली, हृदय संबंधी बीमारियों का निदान होने लगा। तो इस प्रकार ये आपके हो गया पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति विज्ञान के क्षेत्र में। इसके पश्चात है पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति भौगोलिक क्षेत्र में। और पुनर्जागरण की अभिव्यक्ति भौगोलिक क्षेत्र में हुई और किसको प्रोत्साहन मिला? भौगोलिक अनुसंधान को। क्या हुआ? नए नए क्षेत्रों की तलाश होने लगी, लोग नए देशों से परिचित हुए। लेकिन कहा जाता है कि पुनर्जागरण से पहले एक लोगों में एक भय था। पहले कंडीशन ये थी कि यूरोप के लोग अफ्रीका, जो अफ्रीका महाद्वीप है उसके उत्तरी भाग, वह एशिया के कुछ देशों से ही परिचित थे। हाँ भाई वहां पर है, ये देश भी है, और इसके अलावा अन्य विश्व से वो अनजान थे। और इसके लिए कहा भी जाता है कि एक भय भी था, क्योंकि धर्म और चर्च का प्रभाव था। एक तो वो भयभीत करते थे कि आप पानी में जाओगे तो आप मर जाओगे, आपके साथ ये होगा। इसके अलावा कहा जाता है कि लोगों में एक इस प्रकार से भय था कि अगर हम समुद्र की यात्रा करेंगे, क्योंकि दूसरे देशों के पास कैसे जा पाएंगे? समुद्र की यात्रा के द्वारा ही, बड़े बड़े जहाजों के द्वारा ही पहुंच सकते हैं, विभिन्न देशों की खोज कर सकते हैं। तो भय क्या था? पानी में जाएंगे तो पानी में समुद्री दानव रहता है, वो हमें मौत के घाट उतार देगा। इसके अलावा एक सिद्धांत प्रचलन में था कि पृथ्वी चपटी है, तो हम क्या है, हम आगे जाकर समुद्र में लीन हो जाएंगे और
वापस जीवित नहीं बच पाएंगे। इसके अलावा एक ये था कि उष्ण कटिबंधीय जो क्षेत्र है वहां का पानी बिल्कुल गर्म है, और अगर हम वहां पहुंच जाएंगे तो गर्म पानी में जिंदा ही जल जाएंगे। और एक कुतुबनुमा यानी दिशा सूचक यंत्र भी नहीं था कि लोग जाने की इच्छा रखें, यानी कुल मिला के कहा जाता कि लोगों में इस प्रकार का भय था। कुछ व्यक्ति चाहते भी थे, क्योंकि व्यापार करना था, विभिन्न देशों से ज्यादा लाभ प्राप्त करना था, अतः उनमें जिज्ञासा थी भी दूसरे देशों की यात्रा करें। लेकिन कहा जाता है कि इन सारे भय की वजह से, इन समस्याओं की वजह से वो यात्रा करने से कतराते थे। लेकिन कहा जाता है कि जैसे ही पुनर्जागरण हुआ और 15वीं-16वीं शताब्दी में लोगों की जिज्ञासाएं बढ़ी, और कहा जाता है कि उस समय कुतुबनुमा, जिसे कहा जाता है दिशा सूचक यंत्र, इसका भी आविष्कार हो चुका था। तो अब लोग और कई शासक ऐसे थे जिन्होंने भौगोलिक खोजों को भी महत्व दिया। तो इस दिशा सूचक यंत्र के सहयोग से अब वो यात्रा करने लगे। आपको पता है वास्को डी गामा कालीकट पहुंचा था, पुर्तगाली यात्री, पुर्तगाल को ही सर्वप्रथम सफलता मिली थी भारत में या विभिन्न देशों की खोज करने में। पुर्तगाली का जो शासक था वो भी इस चीज पे रुचि रखता था, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा व्यापार और ज्यादा से ज्यादा आर्थिक लाभ, और आर्थिक लाभ अगर है तो वह राष्ट्र से ही संपन्न माना जाता है। तो अपने को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए ही उसने भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहन दिया था। और वास्को डी गामा ऐसे ही भटक कर भारत पहुंच गया था, समुद्र की यात्रा करता हुआ, तो वैसे ही भारत की खोज हुई थी। अमेरिका, कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी, भटकता हुआ पहुंच गया, आगे पता चला भी अमेरिका है, लोगों को जानकारी हुई। इस प्रकार भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों के अनुसंधान, उनसे परिचित लोगों को उस क्षेत्र के बारे में जानकारी आदि किसके सहारे, एकमात्र दिशा सूचक यंत्र मददगार रहा। इसके बारे में विस्तार से और अगली क्लास में चर्चा करेंगे कि भौगोलिक अनुसंधान के कारण क्या थे, कहां किस जगह की किसने खोज की, कौन सा देश इसमें अग्रणी रहा आदि के बारे में। धन्यवाद।